अब एक दफ़ा दोबारा से ना अपना क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर दें, ताकि आपका ना प्रॉब्लम यहाँ पर दोबारा डिमॉन्स्ट्रेट हो जाए और हम वहीं से आंसर करना शुरू कर जी सर, मैंने एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे इस लेक्चर की बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि किस टाइप के नोटिस होते हैं या उनका क्या रिप्लाई किया जाता है। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो 7E जजमेंट है, मुझे उसकी भी समझ नहीं आई। पहली बात तो ये है कि ये जो नोटिस आपके सामने आया था ना, ये 7E का जजमेंट का ही नहीं। पहली बात तो ये हो गया। नोटिस क्यों आते हैं हमें? नोटिस इसलिए आते हैं हमें कि जब कोई आप रिटर्न भरते हैं ना, तो आप रिटर्न भरते हैं सेल्फ असेसमेंट की स्कीम के तहत, कि जो आप रिटर्न भर देते हैं एफबीआर मान लेता है कि आपने जो रिटर्न भरी है वही की वही रिटर्न जो है वो करेक्ट रिटर्न है, आपने जो कुछ बताया है वो सही है। रिटर्न तो आपने सितंबर को भर दी, लेकिन साथ ही में वो इख्तियार दे देता है कमिश्नर को कि आप अगले 6 साल में, 6 कैलकुलेटिवली बनता है, वैसे वो 5 साल का इख्तियार देता है, करंट ईयर प्लस 5 ईयर की वो बात करता है। अगले 5 साल में कमिश्नर को वो इख्तियार देता है कि वो उसको चेक करे, और चेक करने के बाद ये बताए कि इसमें कोई ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेटिव मिस्टेक, नंबर 2 रिप्रेजेंटेशन की, एसेट को लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को एसेट बना के टैक्स बचाने की कोशिश तो नहीं की। नंबर 3 कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो छुपा ली हो, जो उसके नॉलेज में हो, किसी और इन्फॉर्मेशन के तहत आ गई हो, कोई इस तरीके से कोई काम करने की कोशिश तो नहीं की हुई। तो वो ये सारा कुछ चेक करने का पाबंद होता है। अब जब वो चीज़ें चेक करते हैं, अब आपको शायद पता हो, पोर्टल आपने खोल कर देखा हो, तो आपको पता होगा कि एफबीआर मालूमात के नाम से या एफबीआर प्रोफाइल जो है इंक्वायरी के नाम से जो है वो सारा का सारा डाटा भी एफबीआर मुख्तलिफ सोर्सेज से कैलकुलेट कर भी रहा है, जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है एफबीआर के हर बंदे के पोर्टल में। वहाँ से जब आप जाके वो चेक करते हैं, तो उनको पता लगता है कि ये वाला कुछ डाटा है जो कि आपकी टैक्स रिटर्न में 2020 से ताल्लुक़ रखता था, 21 से ताल्लुक़ रखता था, 22 से ताल्लुक़ रखता था, जो आप भर चुके हैं, लेकिन आपने अपनी रिटर्न में उसको शो नहीं करवाया। जब आपने उसको शो नहीं करवाया, तो वो फिर आपको एक नोटिस भेजते हैं। नोटिस भेजने के पाबंद होते हैं कि जो आपने हमें रिटर्न जमा करवाई 30 सितंबर को, जिसकी आखिरी तारीख थी, वो रिटर्न आपकी गलत जमा हुई है हमारे मुताबिक। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि वो हर दफ़ा ठीक ही हो, मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो गलत भी हो सकती है। अगर वो गलत हैं तो आपने उनको आंसर करना है, और अगर वो ठीक हैं तो आपने फिर इज़ाफ़ी टैक्स जमा करवाना है, अगर बनता है तो। और अगर आप टैक्स जमा करवा चुके हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिप्रेजेंटेशन की या प्रेज़ेंटेशन की गलती है, तो आपने बताना है कि हाँ जी, हमारी सिर्फ़ प्रेज़ेंटेशन की गलती है। ये आपने एक किस्म का सासा है, लेकिन दूसरे किस्म के सासे में लिखा जाना चाहिए, तो ठीक है, हम इसको दूसरे किस्म के सासे में लिख देते हैं। तो बस वो इसी किस्म की करेक्शंस या वो चीज़ें हो सकती हैं। अब आ जाता है कि आपने फ्रॉड किया, आपने जानबूझ के एक चीज़ जो थी वो छुपाई थी, या आपने उसकी कैलकुलेटिवली गलत प्रेज़ेंटेशन की थी। आपने लॉ का गलत यूज़ किया। आगे जाके 2 कॉन्सेप्ट्स आपके सामने और भी आ जाएँगे जो अगले लेक्चर्स आ रहे होंगे, जिसके अंदर आपको नज़र आएगा कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते होते हैं कि आपने कानून के दायरे में रहते हुए अपने टैक्स को मिनिमम किया। वो कोई गलत बात नहीं है। वो कानून भी इजाज़त देता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है जो आपने टैक्स के दायरे में को छोड़कर उसको गलत तरीके से करके आपने उसको आउट ऑफ द वे जाके लॉ को गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उसका बेनिफिट लेने की कोशिश की, फ्रॉड किया है, टैक्स फ्रॉड में किए हैं, चले गए हैं आप, तो फिर आपको वो कहते हैं जनाब ये आप गलत चले गए हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वो जो जजमेंट्स हैं। जजमेंट की स्कीम हम क्यों पढ़ा रहे हैं, या जजमेंट हम क्यों आपको बताए जा रहे हैं, या इस कोर्स में हम आपको जजमेंट क्यों कर रहे हैं। ये सेशन आपका, मैं इस वजह से भी मैंने आपको ऑनलाइन ले लिया स्पेशली, हालाँकि आउट ऑफ नो वे मैं इस वक़्त बड़ा एक काम में मसरूफ़ था, लेकिन मैंने आउट ऑफ नो वे आपको ऑनलाइन ले लिया। इसकी ख़ास वजह ये है कि आपको इस बात का आंसर करें कि हम भी आपको जजमेंट्स क्यों ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। जजमेंट्स हम आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप जजमेंट्स को, जजमेंट जो है वो एक किस्म का सोर्स ऑफ लॉ है। जब कोई एक केस हायर कोर्ट में
फैसला हो जाता है किसी चीज़ का, तो लोअर कोर्ट पर उसका फैसला बाइंडिंग होता है। छोटी अदालत को, आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है मिस? सर मैंने मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस एंड LLB कंटिन्यू। LLB अभी आपका कंटिन्यू है, तो आपको ये बात शायद पता होगी कि जो प्रेसिडेंट्स हैं वो लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट बन जाता है जब आप कहते हैं कि ट्रिब्यूनल में से एक फैसला आ गया है और वो फैसला लोअर कोर्ट के सारे केसेस पर बाइंडिंग होगा। अब ट्रिब्यूनल में फैसला आया तो मतलब इनकम टैक्स अपील पे भी बाइंडिंग होगा, और सारे के सारे लोअर जितना भी स्टाफ है FBR का, जितना भी एडजुडिकेटिंग स्टाफ बैठा हुआ है या फिर कमिश्नर्स बैठे हुए हैं, वो सब के सब उसको फॉलो करने के पाबंद हैं। जी सर। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर WWF, अब WWF का आपको शायद इसलिए नॉलेज नहीं है क्योंकि अभी थोड़ी सी अकाउंटेंसी फील्ड नहीं है। ये वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस है 1971 का, जिसके ज़रिए से जो है पहले हक दिया गया था FBR को, इस्लामाबाद के जो फेडरल बोर्ड है हमारा, उसको ये हक था कि वो टैक्स काटे, वो जो है वो इनका कंट्रीब्यूशन ऑफ द जो है वो वर्कर वेलफेयर फंड को जमा करे, और वो जो फंड है वो यूटिलाइज होगा सिर्फ और सिर्फ जो जितने भी लेबर तबका है फैक्ट्रियों का, उनकी फलाह बहबूद के लिए। तो वो उसकी एक सर्टेन परसेंटेज है, वो अगर आप छोटा सा वो एक्ट है वो आप पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन निकाल लें इसको, WWF ऑर्डिनेंस 1971 है जी सर। तो वो वहाँ से आप निकाल के उसको पढ़ लेंगे, वो छोटा सा ऑर्डिनेंस वो आपको देख सकते हैं, वो उसके अंदर मैंने पूरा हवाला भी दिया हुआ है। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद ये जो हक है इस केस लॉ इसका WWF का या WPPF का, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड का, पेंशन एंड पार्टिसिपेशन फंड का, या WWF का वर्कर वेलफेयर फंड का, ये हक चला गया सूबे के पास जी। तो जब इन दोनों में फिर लड़ाई शुरू हो गई, फेडरल कहता था, वफाक कहता था कि हमें दें, FBR कहता था हमें दें, PRA कहता था, SRB सिंध वाले कहते थे, बकाया सूबे वाले कहते थे हमें दें। लेकिन क्योंकि जब ये हक चला गया सूबों के पास, अब अगर आपके पास नोटिस आ जाए तो आपने जवाब कैसे देना है? तो ये केस लॉ आपके सामने रख दिया गया है कि इस केस लॉ को अपने पास रख लें संभाल के, इसका नंबर ही काफ़ी है आपके लिए, इसको अच्छी तरह समझ लें और इस नंबर को रख लें। नंबर आपको ऑनलाइन बता दिया था, paaklaw.live से जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लें। ठीक है, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं इमरान गाजी साहब, उनसे आप रिक्वेस्ट करें, इमरान गाजी साहब आपको फ्री एक्सेस दे देंगे। आप इमरान गाजी साहब से कहें क्योंकि आप क्योंकि इस कोर्स के मेंबर हैं, वो आपको फ्री एक्सेस दे देंगे। वहाँ जाकर आप ईयर और इसका केस का नंबर और चीज़ें डालेंगे, वहाँ से पूरा केस लॉ निकल आएगा। आपको जब इसका ज़रूरत पड़े आप जाकर उस नोटिस का जवाब आप इस तरीके से दे सकते हैं कि जनाब क्योंकि ये इस्तेहकाक दे दिया गया है सूबों को, और ये लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है ये देखें जी, ये केस लॉ ट्रिब्यूनल में फाइट हुआ था बिल्कुल इसी तरह का, और उसके अंदर ट्रिब्यूनल ने भी यही फैसला दिया है। और ट्रिब्यूनल ने फैसला इसलिए दिया है क्योंकि उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। तो आपके पास एक पूरी चेन मौजूद है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइंदा भी ये केस लॉज आते रहेंगे। 7E का जहां तक ताल्लुक है वो है डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम है कि अगर आपके पास 25 करोड़ से ज्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो जमीनें होती हैं, जमीन जायदाद अगर आपके पास है, तो आप एक जमीन जायदाद अपने जाती इस्तेमाल की या कोई कारोबार में अगर आपकी इस्तेमाल हो रही है उसको छोड़ के बकाया सारी को आप 20% के ऊपर 5% का टैक्स जो है वो आपकी इनकम समझी जाएगी और उसके ऊपर आपने टर्न ओवर देना। वो तो अलहदा एक पूरा केस है। उसके ऊपर हाई कोर्ट के अंदर लाहौर की एक जजमेंट आ गई है जिसमें उन्होंने नल एंड वाइड कर दिया है और सिंध वालों ने उसको इंटर जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो उसके ऊपर आजकल डिबेट काफ़ी ज़्यादा चल रही है। उसके ऊपर कल या परसों तक इंशाल्लाह एक और केस लॉ भी हमारे सामने डिस्कशन काफ़ी डिटेल में आ जाएगी। तो डीम्ड इनकम और ये दो मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कशन में उसका तज़करा ज़रूर आया है। अब भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप बात करें। जी जी सर, बस इसी पे ही था ज़्यादा। और सर ये जो भी आपने लास्ट टाइम बताया कि 25 करोड़ प्लस अगर उसके ज़्यादा मतलब ज़ाती जायदाद और कारोबार के अलावा जो उसकी बाकी प्रॉपर्टी होगी उस पर कितना टैक्स होगा?
उसके लिए आप एक तो चैनल के अंदर 5%। उसके अंदर ना एक उसके अंदर चैनल के अंदर एक इसी चैनल के अंदर पूरा का पूरा जो है वो डीम्ड इनकम के नाम से ना एक पूरी वीडियो बनी हुई है, वो आप पूरी वीडियो एक तो सेपरेटली देख लें। अच्छा, दूसरी ये है कि अगर आपको इसके ऊपर फर्दर जानना है तो आप 2-3 दिन वेट करें। इसके ऊपर हमने जो है ना अपने पैनलिस्ट जो हैं वो अपने जनरल सेक्रेटरी जो हैं हमारे जो हाई कोर्ट के वकील भी हैं इमरान गाजी साहब, उनको रिक्वेस्ट की हुई है, और इसके साथ 1-2 बंदे और हैं उनको भी रिक्वेस्ट की हुई है कि इसके ऊपर एक ना करंट सूरत हाल जो भी चल रही है इसकी, उसके ऊपर एक डिटेल सेशन करवाएं। उसके लिए जी ज़रा सा वेट सर। करें। ये बिल्कुल सेपरेट इशू है। जो आपने मेरे से पहले सवाल पूछा था वो सबका सवाल था। वो सबका सवाल ये था कि इस केस लॉ का करना क्या है। सारे स्टूडेंट नए थे, मेरा ख्याल था उसका एक आंसर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको एक सेशन ले लिया। क्योंकि जहाँ तक डीम्ड इनकम का सवाल है उसके ऊपर एक सेशन होना है अभी, आप उसका वेट कर लें। उसका सेशन जब होगा उसके अंदर भी अगर आपका कोई जी क्वेश्चन होगा सब लोगों का, दोस्तों का, तो हम इंशाल्लाह इसको आंसर कर देंगे। एनीथिंग एल्स मैडम? ओके सर। ओके, थैंक यू सर, बेहद शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।